NX इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शन ऐसा मेंशन किया है। तो इसमें जैसे NX इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिएक्शन में M प्लस X2 गिव्स MX2 दे रखा। उसके अलावा MX2 प्लस X2 गिव्स M3X8 वाला पार्ट दे रखा है। एंड इसके अलावा M3X8 प्लस N2CO3 गिव्स NX प्लस CO2 वाला पार्ट दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे थोड़ा नोट कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो जैसे इस क्वेश्चन वाले पार्ट में ऐसा कंसिडर करते हुए चल रहे हैं हम लोग कि एक तो ये रिएक्शन दे रखा, M वाला पार्ट X2 के साथ कंबाइन करके MX2 बना रहा, पहला चीज़। दूसरा, MX2 वाला पार्ट X2 के साथ कंबाइन करके M3X8 बना रखा। और थर्ड वाले केस में दे रखा M3X8 वाला पार्ट N2CO3 के साथ कंबाइन करके NX बना रहा, साथ ही साथ CO2 बना रहा, और साथ ही साथ M3O4 का फॉर्मेशन कर रहा। तो इसमें जैसे एक चीज़ है, थोड़ा सा ये पार्ट कंसिडर करने लायक होता है। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है जब हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में रिएक्शंस कराते हैं या फिर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कराते हैं, तो उसमें एक रिएक्शन से काम नहीं चलता। जैसे आपने क्लास 10th में मेटलर्जी वगैरह पढ़ा होगा, वहाँ पे भी इस टाइप का पार्ट होता है कि पहले एक रिएक्शन हुआ, फिर उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको वहाँ से उठा के दूसरे रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं, फिर वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बनता है उसको उठा के तीसरे रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं। तो जैसे मान लो एक रिएक्शन है, वहाँ से प्रोडक्ट एक ही बनना था, मान लेते हैं प्रोडक्ट 100 ग्राम बना, तो सीधा उस 100 ग्राम को उठा के हम लोग दूसरे कंटेनर में डालेंगे रिएक्शन के लिए। फिर उस दूसरे रिएक्शन से मान लो 400 ग्राम प्रोडक्ट बना, तो 400 ग्राम उठा के फिर हम लोग तीसरे रिएक्शन के मिक्सचर में एज अ रिएक्टेंट डाल देंगे। इस तरह के पार्ट को जहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉलो होता है, मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, फिर एक रिएक्शन ख़त्म होती है दूसरा रिएक्शन शुरू हुआ, फिर दूसरा रिएक्शन ख़त्म होती है तीसरा रिएक्शन शुरू हुआ, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग इन जनरल सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन नाम यूज़ किया जा सकता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब जैसे इसमें है क्या कि हम लोग अगर सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन लेके चलेंगे तो बस एक ही चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे थोड़ा काम करना है कि हम लोग के सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग हमेशा एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट के जैसा यूज़ करेंगे। जैसे मान लो सवाल में अगर आगे मेंशन किया, हाउ मच M इज़ कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX, और मोलर मास दे रखा 56, 23 और 83, तो एक चीज़ निकल जाएगा यहाँ से, NX का मोलर मास वाला पार्ट 103 के बराबर, दूसरा मेटल वाले पार्ट का मतलब M वाले पार्ट का वैल्यू 56 के बराबर दे रखा। एक चीज़ देख के मालूम पड़ रहा है वैसे, जैसे X एलिमेंट ब्रोमीन है क्योंकि उसका मोलर मास 80 होता है और सोडियम का मोलर मास 23 होता है, तो NaBr का फॉर्मेशन हो रहा है, और 56 आयरन के केस में होता है, इसीलिए सबसे लास्ट में Fe3O4 भी बन रहा। बट उसको आयरन के फॉर्म में या सोडियम के फॉर्म में ना डाल के एक जनरलाइज फॉर्म में डाल के दे दिया गया है ताकि हम लोग इस तरह के रिएक्शंस को रिलेट भी कर पाएँ। तो उसमें जैसे पूछा है हाउ मच मेटल इज़ कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX, तो मान लेते हैं कि जैसे हम लोग तो मोल्स के टर्म में रिएक्शन कराते हैं, तो मान लेते हैं कि A वाले पार्ट में मतलब हम M वाले पार्ट का A मोल्स लेके चल रहे हैं, ऐसा अजम्पशन लेके चल लेते हैं। मास को हम लोग लास्ट में रिलेट कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन का बैलेंसिंग देख लेते हैं। MX वाला पार्ट जब रिएक्शन करेगा X2 के साथ तो MX2 बनाएगा, मतलब इक्वेशन अपना बैलेंस्ड है, ठीक है। दूसरे वाले केस में MX2 जब X2 के साथ कंबाइन करेगा तो M3X8 बनाएगा, और इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। अगर यहाँ 3 डालते हैं तो M बैलेंस हो जाएगा और 6 + 2 X भी बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद M3X8 + N2CO3 गिव्स NX + CO2 + समथिंग, तो यहाँ पे X के सामने 8 दिख रहा, यहाँ पे X दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट ले सकते हैं हम लोग, M3 बैलेंस्ड है, X8 बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, और जहाँ पे यहाँ 8 लेंगे तो N के आगे 4 लगाना पड़ेगा। जो 4 लगाएंगे तो 8 N बैलेंस हो गया, 4 कार्बन, तो यहाँ 4 लगा सकते हैं, और यहाँ से 8 ऑक्सीजन + 4 मतलब 12, हाँ ठीक है, इक्वेशन बैलेंस निकल के आ गया। तो जैसे एक चीज़ है, केवल हम लोग मोलर रिलेशन की बात करते हैं, जब हम लोग रिएक्शन में M वाला पार्ट ख़त्म होगा, मतलब M वाले पार्ट का A मोल्स ख़त्म होगा, तो 1:1 रेशियो है। 1 मोल ख़त्म हुआ तो 1 मोल बनेगा, तो A मोल ख़त्म हुआ तो A मोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं।
तो इस केस में जो सबसे पहला रिएक्शन है उसमें M तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तब जाके MX2 के A मोल्स का फॉर्मेशन हुआ, ये बोलते हुए चल रहे हैं। और सीक्वेंशियल रिएक्शन में एक रिएक्शन का प्रोडक्ट कम्प्लीटली दूसरे रिएक्शन में यूज़ किया जाता है, मतलब जितना यहाँ बना उसको हम लोग नीचे वाले साइड में आराम से लिख के काम कर सकते हैं। तो दूसरे वाले केस में A मोल्स को हम लोग कंसिडर करते हुए काम करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट 3 दे रखा और यहाँ पे 1 दे रखा, इसका मतलब क्या है कि MX2 का 3 मोल M3X8 वाले पार्ट के 1 मोल का फॉर्मेशन करा रहा। तो 1 मोल कितने का फॉर्मेशन कराएगा, तो 1/3 का फॉर्मेशन कराएगा। और A मोल कितने का फॉर्मेशन कराएगा, तो इधर A मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी A मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A मोल A/3 का फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर हम लोग के पास यहाँ A मोल होता जो कि ख़त्म हो जाता, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो M3X8 है इसके हम लोग A/3 मोल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब क्या होगा कि M3X8 लास्ट वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो जितना ये बना वो पूरा हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे A/3 मोल्स वाले पार्ट को हम लोग जब N2CO3 के साथ कंबाइन करेंगे तब उसमें क्या होना है, तो उस केस में हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा था 206 ग्राम ऑफ NX इज़ प्रोड्यूस, इसको हम दूसरे कलर से मार्क कर दे रहे हैं। हाँ, 206 ग्राम ऑफ NX इज़ प्रोड्यूस, तो केवल NX से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो हम लोग एक काम करते केवल NX से मतलब रखते हैं। तो इस केस में जैसे हम लोग के पास ऐसा मेंशन किया है M3X8 का कोफिशिएंट 1 है, NX का कोफिशिएंट 8 है, तो 1:8 मोलर रेशियो, 1 मोल 8 मोल बनाएगा। तो A मोल वाला पार्ट हम लोग का 8A बनाता, तो A/3 मोल वाला पार्ट 8A/3 का फॉर्मेशन करता। तो यहाँ पे NX वाले पार्ट के 8A/3 मोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग के NX वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 8A/3 के बराबर है, और सवाल में जो मास था वो चीज़ रखा है 206 के बराबर। तो एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं हम लोग, जो फार्मूला तो अपने को मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मोलर मास वाले पार्ट से, जो कि ऊपर जस्ट अभी कैलकुलेट किया था 103 और 56, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स 8A/3 मस्ट बी इक्वल टू वेट 206 डिवाइडेड बाई मोलर मास। कितना मोलर मास था, तो 103 के बराबर। तो ये कैल्शियम आराम से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 4 निकल के आएगा। इसका मतलब A इज़ इक्वल टू 3/4 मोल्स कंसिडर कर सकते हैं। और हम लोग कितना लेके चले थे मोल्स वाला पार्ट M का A के बराबर, तो A का वैल्यू निकल के आ गया, और A इज़ इक्वल टू 3/4 है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल M है। तो इसका मतलब इसका W और इसका मोलर मास से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो A का वैल्यू 3/4 इज़ इक्वल टू वेट इसका निकालना था, और हम लोग के पास जो मोलर मास है वो 56 के बराबर दे रखा था, आयरन वाला पार्ट इसलिए याद है। तो W इज़ इक्वल टू 56, मतलब यहाँ से ये 14 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और 14 × 3 मतलब 42 ग्राम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपना जो मेटल M है उस मेटल M वाले पार्ट का मास हम लोग अगर 42 ग्राम लेके चले, तब हम लोगों को प्रोडक्ट NX का आराम से 206 ग्राम का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो 42 ग्राम, इसका मतलब ऑप्शन A वाला पार्ट हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा।